28 फरवरी 2026 इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमले किए। इन हमलों के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी साहब को शहीद किया गया। इन हमलों में जो चीज़ यूज़ हुई वो कोई क्लासिफाइड मिलिट्री सीक्रेट नहीं था, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे आज लोग दुनिया भर में डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसे 500 मिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं। और वो टेक्नोलॉजी है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। War in Iran is exposing a new front in modern conflict, artificial intelligence in warfare. The US military has reportedly used advanced AI tools to support intelligence and... News in Washington is revealing how deeply artificial intelligence is on warfare. A new weapon is part of the battlefield in West Asia. It's not a missile or a drone, it is artificial intelligence. आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरीके से वॉर्स में किया जा रहा है। AI का मिलिट्री में यूज़ 2026 से शुरू नहीं हुआ। ये एक ग्रोइंग पैटर्न है जिसके एग्जांपल पहले भी देखे जा चुके हैं। इजराइल और फ़लस्तीन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर AI का यूज़ कैसे हो रहा है, हम इस बात को समझें। 2023 से इजराइल एक AI टूल यूज़ कर रहा है जिसका नाम है लेवेंडर। लेवेंडर क्या है? ये सर्वेलेंस डाटा, फ़ोन सिग्नल्स, सोशल कनेक्शंस, मूवमेंट्स सबको एनालाइज करता है और एक लिस्ट बनाता है पोटेंशियल टारगेट्स की। एक और AI सिस्टम जो इजराइल यूज़ करता है रतौस पे, ये AI ऑटोमेटिकली बिल्डिंग, लोकेशन और लोगों को एनालाइज करता है, बॉम्बिंग टारगेट्स रिकमेंड करता है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन चलाया निकोलस मदुरो के खिलाफ। ड्रोन्स ने कैराकस पर कई महीनों तक सर्वेलेंस की, मदुरो के डेली मूवमेंट्स को ट्रैक किया, वो कहाँ रहता है, कब कहाँ जाता है और किससे मिलता है, ये सब AI पावर से मैप किया। ये एक पैटर्न आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि AI किस तरीके से काम करता है। AI सबसे पहले डाटा कलेक्ट करता है, फिर उस डाटा के बुनियाद पर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर ह्यूमन डिसीजन मेकर्स को टारगेट रिकमेंड करता है। यही फ्रेमवर्क अमेरिका ने AI का यूज़ करके ईरान में हमले किए। अब हम वापस आते हैं 28 फरवरी को, कैसे AI का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक US इंटेलिजेंस ने AI पावर्ड सर्वेलेंस टूल्स यूज़ किए, आयतुल्ला खमेनी साहब की लोकेशन को ट्रैक किया। आयतुल्ला खमेनी साहब की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए मूवमेंट्स, पैटर्न, कम्युनिकेशन डाटा और लोकेशन, इन सब को एनालाइज किया। और जब लोकेशन कंफर्म हुई तो US और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी पर हमला किया। आज पूरी दुनिया ये चीज़ नोटिस कर रही है कि AI सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल नहीं रहा, ये एक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। अभी हमने समझा कि AI का इस्तेमाल किस तरीके से ईरान के अटैक में हुआ। इसके बाद हम चलते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जिसकी वजह से ये सारा डाटा सामने आया कि ईरान और वेनेजुएला पर जो AI अटैक्स हुए वो किस तरीके से हुए। पेंटागन वर्सेस एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ये वही कंपनी है जो क्लाउड AI बनाती है, और पेंटागन ये US मिलिट्री बेस है जिसके अंदर से सारे सर्वेलेंस होते हैं। तो US की मिनिस्ट्री ऑफ सो कॉल्ड डिफेंस, जैसे US कहता है, जो कि एक्चुअल में वॉर कंडक्ट करती है, उसके और एंथ्रोपिक के बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई। पहली कंट्रोवर्सी ये थी, जब वेनेजुएला पर अटैक हुआ तो क्लाउड ने अपनी 2 कंडीशंस पेंटागन के सामने रखी, और वो कंडीशंस जैसी ही पेंटागन के पास रखी गई, उसके बाद पेंटागन ने क्लाउड को धमकी देनी शुरू की। वो 2 कंडीशंस ये थी, पहली कंडीशन थी मास सर्वेलेंस। Think about the Fourth Amendment. It is not illegal to, put cameras around everywhere in public space and, record every conversation. It's a public space. You don't have a right to privacy in a public space. But today, the government couldn't record that all and make sense of it. Right. With AI, the ability to transcribe speech, to look through it, correlate it all, you could say, oh, there's this, this person is a member of the opposition. This person is expressing this view, and make a map of all 100 million. And so, are you going to make a mockery of the Fourth Amendment by the technology finding kind of technical ways around it? कि क्लाउड AI का यूज़ मास सर्वेलेंस में नहीं होगा। इसका मतलब ये है, जो नेटिव सिटीजन्स है उनके ऊपर सर्वेलेंस करना, उनकी जानकारी रखना कि वो किस जगह जाते हैं, किस जगह आते हैं, उनके क्या पॉलिटिकल ओपिनियन है,
ये सब चीज़ों को जानने के लिए मास सर्वेलेंस का इस्तेमाल पेंटागन करना चाहती थी। और दूसरी जो बात क्लाउड ने अपनी कंडीशन के अंदर रखी, ऑटोनोमस वेपन का इस्तेमाल क्लाउड एआई के थ्रू नहीं होगा। ऑटोनोमस वेपन ये क्या होता है, तो एआई डिसाइड करेगा कि वो किसे मारना चाहता है और किसे बचाना। मतलब बगैर ह्यूमन के गाइडेंस के एआई खुद डिसीजन लेगा कि उसे कहाँ अटैक करना है, कब अटैक करना है। तो ये बात को लेकर क्लाउड और पेंटागन के बीच में कंट्रोवर्सी चलती रही और इसी कंट्रोवर्सी के चलते यूएस गवर्नमेंट ने क्लाउड को ब्लैकलिस्ट किया। उसके बाद जैसे ही क्लाउड ब्लैकलिस्ट हुआ तो ओपन एआई सामने आया। ओपन एआई ये चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। ओपन एआई ने पेंटागन के साथ डील साइन की, वो भी बहुत कम वक्त के अंदर। ओपन एआई की डील में पेंटागन के साथ कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई। ओपन एआई का यूज़ पेंटागन जैसा करना चाहे वैसा कर सकती है। वो चाहे तो मास सर्वेलेंस के लिए ओपन एआई का इस्तेमाल कर सकती है, यानी चैट जीपीटी का इस्तेमाल, और दूसरा ऑटोनोमस वेपन के अंदर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये बैकलैश चैट जीपीटी और लोगों के बीच में बैकलैश क्यों शुरू हुआ? जिस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी पर हमला किया गया, उसके दूसरे ही दिन ओपन एआई और पेंटागन ने ये डील अपनी क्लोज की। डील के अंदर कोई क्लासिफाइड कंडीशन ना होने की वजह से यूएस सिटीजन का गुस्सा ओपन एआई पर बहुत ज़्यादा निकला। सिटीजन्स का कहना ये था कि अगर कोई एआई कंपनी उनके ऊपर सर्वेलेंस करती है तो ये गलत बात है। जिसके बाद लोगों ने एक मूवमेंट चलाई, क्विट जीपीटी। ट्विटर और रेडिट पर क्विट जीपीटी ट्रेंड करने लगा। MIT रिव्यू ने इस स्टोरी को पब्लिश किया। चैट जीपीटी के अनइंस्टॉल 295% तक सर्च कर गए और एस्टिमेटेड 2.5 मिलियन लोगों ने अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल किया। अब हम समझेंगे कि एआई का यूज़ वॉर के अंदर कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर इतना डीपली इन्वॉल्व है तो आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स जो कंसर्न रेस कर रहे हैं, उसका पहला कंसर्न है स्पीड। एआई इतनी तेज़ी से टारगेट आइडेंटिफाई करता है, ह्यूमन को रिव्यू करने का मौका ही नहीं मिलता और एआई के डिसीजन फास्टर होते हैं। जितने डिसीजन फास्टर होंगे उतनी ज़्यादा गलतियों के चांस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा कंसर्न है अकाउंटेबिलिटी। अगर About that, plus the computer did it. So who gets in trouble when the wrong people get killed? That's a legally and ethically very fraught issue, and there's no answer to that at the moment. So it stands, legally speaking, it's the commander, whoever decides. एआई रॉन्ग टारगेट रिकमेंड करता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? एआई की, कंपनी की या मिलिट्री की? अभी तक इस पर कोई इंटरनेशनल फ्रेमवर्क नहीं बना है। में जो एआई टूल्स यूज़ हुए, वेनेजुएला में जो एआई सर्वेलेंस इस्तेमाल हुआ और ईरान में जो एआई अटैक हुआ, ये एक पैटर्न इस्टेब्लिश कर रहा है आगे के दौर का। किस तरीके से एआई का यूज़ वॉर के अंदर कॉन्स्टेंटली अब किया जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि क्यों अमेरिका ये चाहता है कि एआई फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, तो वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करना चाहता है। अमेरिका का और इजराइल का एआई यूज़ करने का असल मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। तो कॉल्ड लोग हैं जो कहते हैं कि हम पीस फैला रहे हैं, लेकिन इनका असल मकसद यही है कि ये ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। गाज़ा के अंदर आज 70,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। इन 70,000 के अंदर 33,000 ऐसी शहादतें हैं जिसको फुल्ली एआई के थ्रू किया गया है। उसके बाद में जो ईरान पर अटैक हुआ, उसके अंदर एआई के थ्रू दूसरा एक और अटैक हुआ है, जो अटैक एक स्कूल के अंदर हुआ था और 165 नाबालिग बच्चियाँ पढ़ती थी। उस पर यह अटैक एआई के थ्रू किया गया। Did the United States airstrike a girls' elementary school and kill 175 people? Not that we know of, Sean, and the Department of War is investigating this matter, and I would just tell you very strongly, the United States of America does not target civilians. हम समझ सकते हैं कि इनके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, कि जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। इसके बाद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम भी चैट जीपीटी और दूसरे एआईज़ का बाइकआउट करें? चैट जीपीटी ट्रम्प का और अमेरिका का एक मेजर डोनर है, इसलिए हम भी इस बात को समझे कि चैट जीपीटी का बाइकआउट करें। और ये जो लहर क्विट चैट जीपीटी की जो लहर अभी हमारे सामने आई है,
इसको लोगों तक भी बताएं और लोगों को इसके बारे में समझाने की कोशिश करें। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want.